वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडॉक्स इक्विलिब्रिया, कि ये क्या चीज़ है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडॉक्स इक्विलिब्रिया पर जाने से भी पहले हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है। हम जब कहते हैं कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेटल्स बड़े आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, ठीक है? और जौन से मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं, वो इतना रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में अपना माइंड क्लियर कर लें कि अगर कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, रेडिली लूज़ कर रहा है, तो वो रिएक्टिव मेटल है। और अगर कोई मेटल रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, तो वो लेस रिएक्टिव है। अब हमारे पास हमें पता है कि मैग्नीशियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल। हमने यहाँ पर क्या किया है कि मैग्नीशियम स्ट्रिप को वाटर के अंदर हमने डिप किया है। तो जो ही हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप को वाटर में डिप करेंगे, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिव मेटल होने की वजह से मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम आयन में। और हर मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड डायग्राम में क्या हुआ कि आपको मैग्नीशियम आयन दिख रहे हैं वाटर के अंदर। ये मैग्नीशियम आयन कहाँ से आए? जब ये मैग्नीशियम आयोनाइज हुआ तो मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में आ गए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। अब अब देखिए, मेटल स्ट्रिप के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं। तो क्या होगा कि अब यहाँ पर फिर एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होने जा रही है। कहाँ कहाँ पर? मेटल स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज है और जो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन है, उनके दरमियान। अब उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट ये निकलेगा कि कुछ मैग्नीशियम आयन दोबारा मेटल स्ट्रिप पर जाकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन कॉन्टिन्यूसली जैसे 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 मैग्नीशियम आयन जाकर अटैच हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये प्रोसेस भी हो रहा है कि मैग्नीशियम आयन भी बनते जा रहे हैं। कुछ मैग्नीशियम आयन डिपॉजिट हो रहे हैं मेटल स्ट्रिप पर, और साथ ही कुछ मैग्नीशियम एटम आयंस में भी बन रहे हैं। आपको ये बात पता होगी, आपने एक टर्म ओ लेवल्स में भी और एएस में भी पढ़ी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब आपके पास रेट जो है ना दोनों साइड का इक्वल हो जाए, कि द रेट एट विच आयंस आर लिविंग इज इक्वल टू द रेट एट विच दे आर ज्वाइनिंग इट अगेन। मतलब आयंस बनने का रेट और आयंस जो हैं दोबारा सॉलिडिफाई होने का रेट जब इक्वल हो जाएगा, मतलब मैं आपको ये कहता हूं कि सपोज दो आयंस बन रहे हैं और दो ही आयंस दोबारा सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो अब आप ये कह सकते हैं कि जब फॉर्मेशन ऑफ आयन जो है और ज्वाइनिंग ऑफ आयन इक्वल हो जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है, ठीक है? एट इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं अब आपका चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? और इसी तरह स्ट्रिप के ऊपर भी जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, और सॉल्यूशन के अंदर भी जो पॉजिटिव आयन है वो कांस्टेंट है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अब आपका जो रिएक्शन है वो रुक गया है। रिएक्शन नहीं रुका, रेट कांस्टेंट हो गया है। मतलब जिस रेट से आयन बन रहे हैं उसी रेट से आयन डिपॉजिट भी हो रहे हैं। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब आप इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में देखें, आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। डिफरेंस कहां पर नजर आएगा? इस इलेक्ट्रोड के ऊपर देखें, ये नेगेटिव चार्जेस हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं। तो इन नेगेटिव चार्जेस और इन पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप क्या नाम देंगे? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कॉपर की एग्जांपल आप लें कि कॉपर मेटल को जब मैं वाटर में मैंने डिप किया, तो कॉपर भी क्योंकि मेटल है वही काम करेगा जो मैग्नीशियम ने किया है, आयोनाइज होगा। लेकिन कॉपर मैग्नीशियम के मुकाबले में लेस रिएक्टिव मेटल है। तो आप यहाँ एरोज से भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के केस में मैंने काफी सारे एरोज बाहर की तरफ निकाले हैं, मतलब ये सब आयोनाइज हो रहे थे। कॉपर के केस में कम एरोज बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कम आयोनाइज होगा। आफ्टर द आयोनाइजेशन ऑफ कॉपर आपको सॉल्यूशन में कॉपर आयन मिलेंगे और मेटल स्ट्रिप के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन होगा क्या कि वही काम यहां पर भी होगा कि कॉपर आयन दोबारा
इन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे डिफरेंस इन चार्जेस की वजह से, तो कुछ कॉपर आयन दोबारा अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर यह होगा कि आपके पास जितने कॉपर सॉलिड से कॉपर आयन बन रहे हैं उतने ही कॉपर आयन दोबारा सॉलिडिफाई भी हो रहे होंगे, तो रेट कांस्टेंट हो गया आपके पास, इसलिए चार्जेस भी सॉल्यूशन के अंदर जो आयन्स हैं और जो मेटल स्ट्रिप पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इक्वल हो गए। अब आप इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें कि मैग्नीशियम के स्ट्रिप में और कॉपर के स्ट्रिप में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि मैग्नीशियम के केस में आपको जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो ज़्यादा दिख रहा है और कॉपर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको कम दिख रहा है। रीज़न अगेन उसकी रिएक्टिविटी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें, और पोटेंशियल डिफरेंस से भी पहले आप अब यहाँ पर रिएक्शन क्या लिखेंगे? अगर आप सेकंड बीकर में देखें या थर्ड बीकर में देखें, जो थर्ड बीकर है इसमें क्या रिएक्शन हो रहे हैं? इसमें दो रिएक्शन हो रहे हैं। पहला रिएक्शन मैं इसको रिवर्सिबल करके लिख देता हूं। देखिए ये रिएक्शन इसमें हो रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड मैग्नीशियम एक्वस में जा रहा है, ठीक है, और इसी तरह मैग्नीशियम एक्वस मैग्नीशियम सॉलिड में जा रहा है। ये दोनों प्रोसेस एट अ टाइम हो रहे हैं। अब आप देखें अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन हो तो इसको आप क्या कहेंगे? दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो तो इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये दोनों प्रोसेस आपके एक ही टाइम पर हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको बोलता हूं रिडॉक्स इक्विलिब्रिया। सिमिलरली आपके पास जो नीचे वाला बीकर है उसके अंदर भी आप ये देखें कि ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं कि कॉपर और ये कॉपर सॉलिडिफाई। आप देख सकते हैं कि कॉपर सॉलिड से कॉपर आयंस भी बन रहे हैं एक्वस फॉर्म में, और फिर कुछ कॉपर आयन दोबारा सॉलिडिफाई भी हो रहे हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिडॉक्स इक्विलिब्रिया, कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट हैंड साइड की बात करें तो रिडक्शन हो रही है, दोनों प्रोसेस एट अ टाइम हो रहे हैं। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, हमने यहां पर करना क्या है? हमने बेसिकली इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस हैं इनमें डिफरेंस कितना है, इस डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। और इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने को मैं क्या कह रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहां मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि हम वोल्टेज की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं, वोल्टेज इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर हम वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते? इसलिए मेजर नहीं कर सकते वोल्टेज को कि सपोज अगर आप वोल्ट मीटर को यहां कनेक्ट करते हैं इस मेटल के साथ, सपोज, ठीक है जी, और वोल्ट मीटर की दूसरी वायर आप इस सॉल्यूशन में डालते हैं या दूसरा प्रोब जो है सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये जो मेटल होगा ये भी वही काम करना शुरू कर देगा जो यहां पर मैग्नीशियम ने किया है, आयोनाइज होना शुरू कर देगा। तो वो इसका तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताने के बजाय अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं नहीं मैं कॉपर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं कि कॉपर स्ट्रिप के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस कितने हैं, तो आप अगर वोल्ट मीटर की एक वायर को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? इस कॉपर के साथ, और दूसरा जो है प्रोब आप वोल्ट मीटर का इसमें डालते हैं सॉल्यूशन में, तो वो आपको डिफरेंस बताने के बजाय यहां जो मेटल आपने सॉल्यूशन में डाल दिया है तो वो मेटल भी क्या करेगा? आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसलिए आपको यहां पर अब एब्सोल्यूट वोल्टेज नहीं मिल सकता। अब आप वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक प्रॉब्लम बन गया है हमारे लिए कि आपके पास सपोज ये जो एक सॉल्यूशन था जिसमें आपने मैग्नीशियम को वाटर में डाला था और वहां पर मैग्नीशियम की स्ट्रिप पर नेगेटिव और सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयन बन गए थे, उसका डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो उसका डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अब हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको अब इलेक्ट्रोड कहेंगे, दिस इज मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, लेकिन इन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस, इन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरफ जाना पड़ेगा। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है उसके लिए एक सिंपल सी एनालॉजी जो है वो मैं आपको बता सकता हूं। एनालॉजी ये है कि ये मेरे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है और उस ऑप्टिकल डिवाइस से मैं ये इन तीन पर्सन्स के हाइट मैं
फाइंड आउट करना चाहता हूँ। लेकिन ये तीनों जो पर्सन्स हैं यहाँ पर ए, बी और सी, इनके फीट मुझे नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये ग्रास के ऊपर खड़े हुए हैं और ग्रास बड़ी लॉन्ग है। मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट इनके फीट कहाँ पर टच कर रहे हैं, लेकिन पास ही एक पोल भी है। ये तीनों पोल के पास खड़े हैं, ठीक है। या आप ये सपोज कर लें कि पोल का साइज एक जितना है, पोल तीनों की जो हाइट है, पोल की जो हाइट है वो एक जितनी है, ठीक है। अब मैंने असल में तो इन पर्सन्स की हाइट को फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे इनके फीट नहीं पता, तो मैं इनकी एब्सोल्यूट हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो अब मैं इस पोल को रेफरेंस बनाकर इनकी हाइट के बारे में कुछ आइडिया ले सकता हूं। कैसे? कि सपोज उस ऑप्टिकल डिवाइस से मैंने ये देखा कि ये जो पर्सन सी है, ये इस पोल के मुकाबले में 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि यहां से तो मैं मेजर कर सकता हूं 20 सेंटीमीटर। ये जो पर्सन ए है, पोल के मुकाबले में जो इसकी हाइट है वो 15 सेंटीमीटर ज्यादा है, और ये जो पर्सन बी है, पोल के मुकाबले में इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर कम है। तो ये भी देखिए, अब यहां पर मैंने इस पोल को एज अ रेफरेंस यूज किया, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर अब आप बेसिकली वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नीशियम का या कॉपर का, तो इस वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है, इसकी पहले कंपोजिशन समझ लें, क्योंकि सम टाइम एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है कि आप ड्रॉ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर एक बीकर है। बीकर के अंदर मैंने एसिड का सोल्यूशन लिया है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकता हूं, और जो एसिड का सोल्यूशन लूंगा उसमें H आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो अगर H आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी? H2SO4 की कंसंट्रेशन होगी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड आप लेंगे तो वो 2 मोल्स ऑफ H आयन बना देगा। तो H आयन की कंसंट्रेशन आपने 1 मोल रखनी है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, लाजमी है, ठीक है। जब भी आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ काम करेंगे तो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मस्ट बी 1 मोल पर डीएम क्यूब। दूसरी चीज, एक तो आपने H आयन होने चाहिए आपके सोल्यूशन में, दूसरा आप हाइड्रोजन गैस भी यूज करेंगे जी इसमें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, वर्डिंग से भी आपको नजर आ रहा है। तो जो हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे उसका प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 बार या 1 एटीएम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपको जो वायर नजर आ रही है, ये प्लेटिनम वायर है, और इस प्लेटिनम वायर के आगे ये प्लेटिनम फॉइल है, ठीक है, प्लेटिनम फॉइल। अच्छा, अब यहां पर 2 रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है। पहले मैं आपको दोनों रिएक्शन बता दूं। कंपोजिशन तो इसकी क्या है कि हाइड्रोजन गैस आपने पास करवानी है, और ये एक ट्यूब है जो कि हाइड्रोजन गैस को अंदर की तरफ पुश करेगी, और ये प्लेटिनम वायर और ये प्लेटिनम फॉइल। अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या तो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और H2 किस में चला जाएगा? H आयन में। अगर तो ये H2 H आयन में चला गया, यहां पर H आयन में, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे? इस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, साथ साथ ये प्रोसेस भी होगा, साथ साथ होगा कि जो एसिड के H आयन्स हैं या जो सॉल्यूशन में H आयन्स हैं, वो इस प्लेटिनम वायर से H इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। तो आपको यहां पर बबलिंग सी नजर आएगी। अगर यहां बबलिंग नजर आ रही है तो समझ जाएं कि आपके पास हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है, दिस इज द ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन भी हो रही होगी, इसीलिए तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स इक्विलिब्रिया। तो ये है जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस क्यों बनाया है आपने? इसको रेफरेंस इसलिए बनाया है कि हमने इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एज्यूम किया हुआ है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब? कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इस प्लेटिनम के ऊपर, और जो सॉल्यूशन में H आयन्स हैं, इनका डिफरेंस 0 है। तो इसलिए हमने यहां एज्यूम कर लिया है कि इसका जो वोल्टेज है वो 0 है, या आप कह सकते हैं जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है, कहां पर?
इस नेगेटिव आयन, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव आयन है सोल्यूशन में, इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो जीरो हमने एज्यूम किया हुआ है। इसलिए अब आप इसको रेफरेंस के तौर पर रखेंगे। कैसे रखेंगे देखें इधर, ये तो कंडीशन है जी आपका स्टैंडर्ड कंडीशन जो है कि हाइड्रोजन का प्रेशर इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना और कंसंट्रेशन इतनी। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप इन फैक्टर्स को चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन को या टेम्परेचर को, तो आपका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। ये हम आगे जाके देखेंगे। इस डायग्राम को देखें जी। इस डायग्राम में ये जो राइट हैंड साइड पर आपको बीकर नजर आ रहा है जिसमें मैग्नीशियम है, और इस मैग्नीशियम की स्ट्रिप को आपने डिप किया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट में, और मैग्नीशियम सल्फेट की कंसंट्रेशन है 1 मोल पर डीएम क्यूब स्टैंडर्ड कंडीशन, और टेम्परेचर होगा 25 डिग्री। इस मैग्नीशियम हाफ सेल को, इसको हाफ सेल बोलेंगे, ये जो हाफ सेल है मैग्नीशियम का, इसको मैंने कनेक्ट किया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। भाई क्यों किया है, क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि हमें मसला यहां पर ये आ रहा था कि ये जो मैग्नीशियम था, हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसका वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हम वोल्ट मीटर लगाते थे इसके साथ, तो वोल्ट मीटर का जो दूसरा प्रोब है वो सोल्यूशन में जाता था, तो वो तो खुद आयोनाइज हो जाता था, तो हमें असल वोल्टेज पता नहीं चलती थी। तो अब हमने वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए क्या काम किया कि इस मैग्नीशियम को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है जीरो है। तो अब वोल्ट मीटर हमें जो भी वोल्टेज शो करेगा वो वोल्टेज बेसिकली मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो वोल्टेज जीरो है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वोल्टेज जीरो है, तो यहां पर जितना भी वोल्टेज शो होगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड का शो होगा। अच्छा, अब होता क्या है रियल में, जब भी आप मैग्नीशियम को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको इस चीज का तो आइडिया बखूबी होगा कि मैग्नीशियम एक बड़ा रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिव मेटल होने की वजह से मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होगा, और ये जो मैग्नीशियम आयन यहां पर बन रहा है, हर मैग्नीशियम आयन जो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इस मेटल स्ट्रिप पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ चार्जेस इस प्लेटिनम वायर पे भी होंगे। अब कितने हैं ये देखते हैं जी। ये जी आपके पास, ये मैंने सिंपल सी डायग्राम अब बनाई है, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप और ये आपके पास प्लेटिनम स्ट्रिप। कह रहा है लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम, और relatively few electrons build up on platinum foil from the ionization of hydrogen। कैसे जी, कि हाइड्रोजन भी तो आयोनाइज हो रहा है ना H प्लस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कुछ रिलीज कर रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्यूमुलेट हो गए हैं प्लेटिनम फॉइल में। अब आप ये देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो वोल्टेज है वो तो जीरो है, तो यहां वोल्ट मीटर आपको जितना भी वोल्टेज शो करेगा वो वोल्टेज बेसिकली किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आप यहां पर वोल्ट मीटर यूज करेंगे, उस वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस आपने यहां पर लगाने हैं वो हाई पावर के रेजिस्टेंस आपने लगाने हैं। रेजिस्टेंस इसलिए लगाने हैं ताकि यहां से कुछ भी करंट पास ना कर जाए। देखें यहां पर मैग्नीशियम के पास नेगेटिव है और प्लेटिनम के पास भी नेगेटिव तो है, लेकिन मसला यह है कि जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो तो दूसरी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो आपने फिलहाल यहां पर ऐसे रेजिस्टेंस लगाने हैं कि जो इन इलेक्ट्रॉन्स को उस साइड पर ना जाने दे। तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू कर देंगे इस साइड पर, फिर तो आपको एक्यूरेट वोल्टेज पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी वोल्ट मीटर लगाएं तो ऐसा जिसमें हाई पावर का रेजिस्टेंस हो, जो कि आपके करंट को फ्लो होने से रोके, तभी आप एक्चुअल जो है ना मैक्सिमम वोल्टेज, और इसी मैक्सिमम वोल्टेज को आप लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो वोल्टेज है ये आपको फाइंड आउट करके देगा अब वोल्ट मीटर। अच्छा, कितनी है ये वोल्टेज, अब जरा देखें। मैग्नीशियम जो है, देखें दो प्रोसेस हो रहे हैं, ये बात जहन में रहेगी आपकी कि जो मैग्नीशियम वाला बीकर है उसमें ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम पर था आपके पास। ये सपोज जो मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें कुछ मैग्नीशियम आयन में जा रहे थे और कुछ मैग्नीशियम आयन दोबारा मैग्नीशियम सॉलिडिफाई हो रहे थे। तो अब ये डाटा बुकलेट के अंदर आप देखेंगे
डाटा बुकलेट ये है बेटा। इस डाटा बुकलेट में आप देखेंगे कि जब मैग्नीशियम, इसके अंदर अब मैं चेक करता हूं, ये है, ये देखें जी, ये है ई नॉट वैल्यू -2.38। ये ई नॉट क्या है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल, इसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी समझ लें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉट का जो साइन आपको नजर आ रहा है, नॉट का ये मतलब है कि जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर जो सोल्यूशन का टेम्परेचर था 25 डिग्री, और जो सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन थी मतलब मैग्नीशियम सल्फेट की, वो 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर थी, ठीक है। और अगर आपने कोई गैस यूज की है जिस तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो वो 1 atm प्रेशर था। तो उस टाइम क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज तो जीरो है, तो वोल्ट मीटर आपको जो -2.38 वोल्टेज शो कर रहा होगा, तो वो बेसिकली सारी की सारी वोल्टेज किसकी होगी? वो मैग्नीशियम की ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखें कि मैंने यहां पर मैग्नीशियम के ऊपर नेगेटिव और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव डाल दिया। क्यों? इसलिए डाला है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसको मैं पॉजिटिव कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर दो वैल्यूज लिखता हूं -5 और -2, और आपसे मैं पूछता हूं कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू कौन है, तो आप कहेंगे रियल में तो कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन +2 क्योंकि पॉजिटिव के करीब आ रही है, तो इसको -2 क्योंकि पॉजिटिव के करीब आ रही है, तो इस -2 को आप पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लेटिनम वायर पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जहां पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप पॉजिटिव डिक्लेयर कर देंगे, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसको नेगेटिव। और अगर आप यहां से रेजिस्टेंस हटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो मोर रिएक्टिव मेटल टू लेस रिएक्टिव मेटल होगी। इसी तरीके से अब मैं इस तरह करता हूं कि अच्छा, ये जी मेरे पास यहां पर इक्वेशंस। अब क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव ना। अगर मैं यहां से हाई रेजिस्टेंस हटा देता हूं तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे ना टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो अब आप यहां पर एरो लगाकर बताएं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन किस साइड पर होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी साइड पर, तो ये अंडरस्टूड रिएक्शन ऐसे हो रहा है, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैग्नीशियम की कपलिंग करते हैं, कपल करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। और दूसरी साइड पर क्या होगा, देखें ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहां पर H आयन आपके पास सोल्यूशन में पड़े हैं, ऊपर से हाइड्रोजन गैस भी आ रही है। अच्छा, ये H आयन अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना बेटा इस साइड से, मैग्नीशियम वाली साइड से, H आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो H आयन वाला रिएक्शन अब ये होगा, H आयन जो कि सोल्यूशन में थे, ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है। और आप इसकी ओवरऑल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वो हम बाद में लिखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अब वो कह रहा है कि व्हाट इफ यू रिप्लेस द मैग्नीशियम हाफ सेल बाय अ कॉपर वन। मैंने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नहीं छेड़ा, सिर्फ मैग्नीशियम की जगह यहां पर कॉपर कर दिया जी। अच्छा, कॉपर जो है ना एक लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि कॉपर जो है ये कम आयोनाइज होगा। हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि इस कॉपर का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करें, क्योंकि देखें फर्स्ट पेज पर आपको मैंने ये बताया था कि हम डायरेक्टली इस कॉपर सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस का डिफरेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर लगाते हैं, एक वायर तो मेटल के साथ लगा देंगे, दूसरी वायर प्रोब जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो प्रोब जो है खुद आयोनाइज हो जाएगी। तो अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि इस कॉपर को, इस हाफ सेल को मैंने इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया। तो अब यहां पर जितना भी वोल्ट मीटर आएगा, जितना भी वोल्टेज यहां पर शो होगा, वो किसका वोल्टेज होगा, वो कॉपर का होगा। तो हम देख लेते हैं कि कॉपर के केस में हमारे पास कितना वोल्टेज आ रहा है। तो कॉपर के केस में यहां पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन +0.34 वोल्ट आता है, तकरीबन +0.34 वोल्ट। तो
आपके पास यहाँ जो वोल्टेज शो होगा वो आएगा प्लस 0.34 वोल्ट, और वो इस चीज का प्रूफ है कि ये वोल्टेज जो है वो किसका है, कॉपर का है। अच्छा, अब होता क्या है रियल में, ये भी हम देख लेते हैं कि जब आप कॉपर को हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करेंगे। ये है जी, होता असल में ये है कि जब आप कॉपर और प्लेटिनम की कपलिंग करते हैं तो कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव है, कम आयोनाइज होगा। जब कम आयोनाइज होगा तो इसके मेटल स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स भी कम एक्यूमुलेट होंगे। और प्लेटिनम पर वही मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स डाले हुए हैं जिस तरह मैंने यहाँ मैग्नीशियम के केस में डाले थे। अब आप जरा नोट करें कि यहाँ पर अगर मैं इस वोल्ट मीटर को यहाँ से हटा दूं तो करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम प्लेटिनम टू कॉपर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब अगर आप इन दो इक्वेशंस को देखें, इन दो इक्वेशंस को आप देखें तो आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग के बारे में बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होगा। क्योंकि इस केस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्लेटिनम के ऊपर है, मैंने ऊपर बता चुका हूं कि ये प्लेटिनम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन से आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन जब आयोनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है नीचे वाली इक्वेशन में वो लेफ्ट साइड पर होगा, और कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कॉपर के केस में जो कॉपर का हाफ सेल है, इसके इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर 2 आयंस हैं, वो कॉपर 2 आयंस यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और गेन करने के बाद कॉपर सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो यहां पर जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी हम यहां पर ई नॉट वैल्यू पर नहीं आ रहे, अभी सिर्फ हमने ये देखा है कि ये आपका जो ई नॉट है ये होता क्या है। तो देखें, आपको ई नॉट कैसे पता चलता है। ई नॉट आपको पता चलता है जब आप किसी भी हाफ सेल को पेयर अप करते हैं, किसी भी हाफ सेल की कपलिंग करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब जरा देखें, यहां पर ये एक हाफ सेल है मैग्नीशियम का। इसका ई नॉट वैल्यू आपको कैसे पता चला, जब आपने इस हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल किया। ये जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका आपने 0 रखा हुआ है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट वैल्यू है वो 0 है। इसी तरह आप कैल्शियम का बताना चाहते हैं कि कैल्शियम को जब आप वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम की स्ट्रिप क्या करेगी, आयोनाइज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे स्ट्रिप के ऊपर, और कैल्शियम आयन चले जाएंगे वाटर में। अब वाटर में जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम स्ट्रिप पर जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें डिफरेंस कितना है, इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस हाफ सेल को, कैल्शियम के हाफ सेल को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से जब कपल करेंगे तो हमें वोल्ट मीटर में पता चलेगा कि अच्छा ये -2.87 है। ठीक है, अब ये जो ई नॉट की वैल्यू है, आप देख रहे हैं कि बाज ई नॉट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आ रही है और बाज ई नॉट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आ रही है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, तो एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि मैग्नीशियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स मैग्नीशियम। अब यहां पर ये जो ई नॉट है, जो मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसको आप रिडॉक्स इक्विलिब्रियम जिसको आप कह रहे हैं, ये -2.87 आ रहा है। तो बेटा एक बात अब याद रखें कि ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इक्विलिब्रियम आपका उतना ज्यादा लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। क्या मतलब है, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना यहां पर -2.87, इट मींस योर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि आपका जो मेटल है वो बड़ा रिएक्टिव है और वो रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितना ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी, आपका मेटल उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास है कैल्शियम, कैल्शियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम सॉलिड, एंड ई नॉट इज इक्वल टू -2.87। अब अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें, मैग्नीशियम और कैल्शियम में, आपको पता है कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि कैल्शियम का एटॉमिक साइज बड़ा है, तो एटॉमिक साइज बड़ा होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा। तो देखिए, अब आपको ये पता चल गया कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप ई नॉट की वैल्यू को भी जरा कंपेयर करें मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम की ई नॉट वैल्यू है -2.87, और जो कैल्शियम की नहीं -2.38, मैग्नीशियम की जो ई नॉट वैल्यू है वो है -2.38,
और कैल्शियम की जो ई नॉट वैल्यू है वो है -2.87। तो जितनी ज्यादा ई नॉट वैल्यू आपकी नेगेटिव में जाएगी, आपका मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये भी कह सकते हैं कि ई नॉट वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, आपका मेटल उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एजेंट विच रिड्यूसेस द अदर, या कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके मुकाबले में जितनी आपकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगी, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन को ले रहे, फ्लोरीन F2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2F-1 और इसकी ई नॉट वैल्यू आपके पास आ रही है +2.87। जितनी आपकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आती जाएगी, आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। जितनी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, और जितनी ई नॉट वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब आप इसको दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव है, वो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मीन्स वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब अभी तो हमने सिर्फ समरी ये है इसकी कि हमने ये पढ़ा है कि आपके पास जो हाफ सेल होते हैं, हाफ सेल का आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और फिर जो आपके पास ई नॉट वैल्यू आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपको क्या बताता है? अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा माइनस में आ रहा है, इट मीन आपका मेटल बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर आपका जो ई नॉट वैल्यू है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स कि आपके पास जो आपका एलिमेंट है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये करेंगे कि अब एक सेल बनाएंगे जिसमें एक हाफ सेल जिंक होगा, दूसरा हाफ सेल कॉपर होगा, और फिर हम देखेंगे कि जब आप दो हाफ सेल्स को कंबाइन करते हैं तो फिर वोल्टेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।